हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि ये चैप्टर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एमसीक्यू के पैटर्न में आता है, तो हम उस तरीके से पढ़ाने की आपकी कोशिश करेंगे। और लाइव क्लास, बेसिकली लाइव क्लास में चैप्टर हमें कराना था, लेकिन अलग से हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बेसिकली कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से चीज़ें हो गई थी। हमने कहा है कि लाइव क्लास आपको जो है शुरुआती के इस कोर्स में 3 क्लासेस हम फ्री आपको दे रहे हैं, इनफैक्ट 4 क्लासेस। तो एक क्लास तो 3-4 क्लासेस हम फ्री दे रहे हैं। तो ये क्लासेस फ्री केवल आपको लिमिटेड ऑफर, यानी कि शुरुआती के 3-4 क्लासेस ही हैं। यानी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फ्री फॉर ऑल, सभी पब्लिक के लिए है, सभी लोग देख पाएंगे। बट इसके बाद के जो चैप्टर्स होंगे, जो कंटेंट होगा, उसको आप नहीं देख पाएंगे। उसको आप मतलब ये नहीं कर पाएंगे कि इसमें मतलब ओपन करेंगे तो पहले बाई का ऑप्शन आ जाएगा, पहले परचेज करेंगे फिर देख पाएंगे। तो जैसा भी होता है आप अपने हिसाब से आगे की जर्नी तय कर लेना। फिलहाल आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक, एटम क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है। जब हम इस तरह की बातें करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स डैट मीन व्हाट, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना। और उन छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर भी पार्टिकल होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। उस मॉलिक्यूल के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। और ये जो अपना एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो पहले से आप जानते हैं, जिसमें आपने देखा कि जॉन डाल्टन ने तो ये कह दिया था कि एटम को आगे नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि एटम जो वर्ड आता है वो एटोमियो वर्ड से आता है। और एटोमियो मीन्स होता है इनडिविजिबल, जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता है, राइट। लेकिन बाद के सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज कर डाली। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे नहीं इसको आगे कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल आगे इसको ले जा सकते हैं। तो इसको जो है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो यहाँ डिस्कशन में हमें ये चीज़ समझना होगा कि एक तो ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, ये बड़े छोटे छोटे से होते हैं। इसका सिंबल ई हो गया, इसका सिंबल पी हो गया, इसका ई एन हो गया। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देखने को मिलता है, राइट। तो जब आप बात करते हैं इसके सिंबल्स की, सिंबल मैंने बता दिया। मास यहाँ पर याद रखिएगा, इसका है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 लिखा हुआ है। ये है इलेक्ट्रॉन का। अगर आप प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में लिखा हुआ है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 लिखा हुआ है। अगर आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 लिखा हुआ है। ये सारे के सारे आपको केजी में मिलते हैं। और ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो इनमें से हो सकता है पूछ दे कि बताइए इनका मासेस क्या होगा, इनका मासेस क्या होगा, किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। इसके अलावा चार्ज आपको याद रखना है। इसका चार्ज कितना है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। देखिए जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतनी ही वैल्यू प्रोटॉन की होती है। बस फर्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, बस इतना कहीं फर्क है। बाकी अब न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो इसका जीरो होता है और यहाँ भी जीरो होता है। लेकिन रिलेटिव चार्ज की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेटिव चार्जेस, मीन्स इसका -1 और इसका +1 होता है। तो दिस इज द टोटली मतलब ये चीजें हैं जहां से एमसीक्यू पूछे, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फर्दर अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या अपना। जब आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं मीन्स एटॉमिक नंबर बोलते हैं कि एक्चुअली में उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जैसे मान लीजिए मेरा 2 हाथ है, ठीक है ना, ये मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे पास चार्ज प्लस है और इसके पास क्या, इस हाथ के पास प्लस, इस हाथ के पास माइनस है। तो जितना प्लस और उतना ही माइनस होगा तो मैं न्यूट्रल रहूंगा न्यूट्रल में। तो जितने आप बेसिकली एटम, एलिमेंट्स या बाकी सारी चीजें देखते हो वो न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए न्यूट्रल की अब मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर ये सारी चीजें लेकर आ जाऊंगा आपके सामने और आपको मजा आ जाएगा इसमें पढ़ने में। तो इसको बस समझते चलिएगा कि क्या कुछ सिस्टम जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कुछ चीजें हो रही है, ठीक है। देखिए
जब हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर n+p है, इसकी हम बात कर रहे हैं, और ये इधर इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हम यही तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अपना ये n+p है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अब हम क्या आपसे बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो प्रोटॉन होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वल होना चाहिए। सो वी हैव 3 कंडीशंस। देखिए, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो अगर आपसे अल्टीमेट ऑप्शन पूछे, अगर मान चलिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछ दिया है यहाँ पे कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, ठीक है ना, तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ, एमसीक्यू वो बना के देगा, बट इसका आंसर क्या होगा, प्लस होगा। प्लस होता है, क्यों प्लस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होना नहीं है, केवल और केवल प्रोटॉन का होना है, तो बीच में जो न्यूक्लियस हो गया वो प्लस चार्ज हो गया, और बाहर बाहर जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव देख रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम मान के चलिए पूछते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर न्यूट्रल एटम। मान के चलिए सवाल पूछा है कि न्यूट्रल एटम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो अगर आप न्यूट्रल एटम के लिए कंडीशन की बात करेंगे तो बेसिकली कंडीशनल की हम बात करेंगे तो कैसा चला जाएगा ये, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि देखिए, अगर आप न्यूट्रल एटम कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर जो है आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा। अब इसी में देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल आपको लेते हैं सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय इसका एटॉमिक नंबर 11 है, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना 11 और प्रोटॉन कितना 11। लेकिन आपने एक और टर्म सुना है Na+, सुना है ना, Na+ सुना है। अब Na+ में देखिए ये प्लस पता क्या दिखाता है, प्लस चार्ज आपको दिखाता है कि देखिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, और ध्यान से देखिए प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा, 11 ही रहेगा। कभी भी ध्यान देना, ये बीच में राजा रानी की तरह होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कभी भी ये बाहर नहीं निकलता है। तो भाई जब बाहर निकलता ही नहीं है तो इसका जो नंबर है उसमें थोड़ी ना कोई छेड़छाड़ होगा। जो टोटली नंबर ऑफ चेंजेज आपको देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रॉन का देखने को मिलता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम आपको लेके दिखाते हैं, Cl-। अब Cl- से पहले Cl का दिखाते हैं आपको, ठीक है, Cl- से पहले आप Cl का जरा कंडीशन देख लीजिए। तो अगर आप Cl का कंडीशन देखते हैं तो Cl है 17, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 17, और कितना प्रोटॉन इसके पास, 17 यानी 17। लेकिन अगर Cl- की बात करते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन हो गया 18 और प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितना है, 17 यानी 17। तो देखिए यहाँ पर माइनस दिखा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है। तो जब किसी पे एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो माइनस में दिखाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब कोई डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जब किसी को देगा तो उतना प्लस चार्जेज हम देते जाएंगे, इसको ध्यान देना है आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एटॉमिक नंबर, किसकी बात करते हैं, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं, और जेड से डिनोट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये है। इसके अलावा जो है हमारा, अगर आप बात करते हैं मास नंबर, एक होता है क्या, मास नंबर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि N+P, और N+P को न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियॉन्स के नाम से भी इसको जानते हैं। टुगेदर अगर कलेक्टिवली बोलेगा तो N+P को इसके बारे में जानेंगे। आइए आपके उस पे आ जाते हैं, जो भी आपका उसमें हम पढ़ रहे थे उसको देख लेते हैं जरा। देखिए, तो वही सारी चीजें यहाँ पर दी है जो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है एलिमेंट का।
तो इक्वल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर होगी, राइट। इसके अलावा जो है एटॉमिक मास या मास नंबर मैंने बता दिया, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। देखिए जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं ना, तो उसको हम एटॉमिक नंबर भी बोल देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना यहाँ पर है ना। तो एटॉमिक मास को डिनोट कैसे करते हैं, सिंपल तरीका देखिएगा, इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ऊपर में जो आपको लिखना है वो मास नंबर लिखना है। क्या लिखना है ऊपर में, मास नंबर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है। ध्यान से देखिए जरा, इसको दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको, मास नंबर इधर उधर कहीं भी रहेगा चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ना, मास नंबर यहाँ की जगह यहाँ है तब भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ऊपर हम क्या लेंगे, मास नंबर, और नीचे लेंगे एटॉमिक नंबर। जैसे कार्बन, तो कार्बन है तो ऊपर में लिखेंगे 12 ग्राम और नीचे लिखेंगे 6 बताएगा, इसको एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे आइसोटोप्स होगा, आइसोबार होगा, उसको हम समझते हैं क्या होता है। देखिए आइसोटोप्स क्या होता है कि वो सारे एटम्स होते हैं जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। हाँ, को ऐसा होता है सर कि एटॉमिक नंबर सेम है, हाँ होता है एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट। जैसे देखिए हाइड्रोजन 3 भाई है, कितना भाई है, हाइड्रोजन 3 भाई है। पहला भाई का नाम क्या है, तो पहला भाई का नाम मैं यहां बताता हूं, आइसोटोप्स बता रहा हूं आपको। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का क्या कंडीशन है यहां पर, तो आइसोटोप्स कह रहा है यहां पे सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो अब इसका एग्जांपल अगर हम लें, इसका एग्जांपल समझाने के लिए आपको लें, तो इसका बेस्ट एग्जांपल पता क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जानते हैं 3 भाई होता है, कितना भाई, 3 भाई, 1 2 और ये 3, ये 3 भाई है। कितने भाई है हाइड्रोजन, 3 भाई है। तो हाइड्रोजन 3 भाई है, जिसका पहला का नाम है हाइड्रोजन, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रीटियम, इसका सिंबल। बट जब इन तीनों को हम एच के फॉर्मेट में लिखेंगे, एच के फॉर्मेट में समझाएंगे, तो इसको पता कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे एच, एच, यहां भी लिखिए एच और यहां भी लिखिए एच। अब देखिए फर्क कैसे आएगा, इन सब का एटॉमिक नंबर सेम 1 1 1, लेकिन देखिए मास नंबर बदल जाएगा। देखिए कैसे, 1 ग्राम, 2 ग्राम और ये देखिए 3 ग्राम। तो यही चीजें आपको समझनी है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कैसे यहां पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो यहां चेंजेस हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, देखो देखो जरा ध्यान से, हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है ना, ये कि है तो तीनों ही हाइड्रोजन ही, बट द एटॉमिक नंबर सेम एंड मास नंबर डिफरेंट। ये माइंड हमें लेकर चलना है। और भी आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें आइसोटोप के एग्जांपल मिल जाएंगे, और ये सब याद रखना। पूछेगा हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ऐसे सवाल पूछेगा, इस पे एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, और आपसे क्या पूछेगा, जैसे मान के चलिए आपसे पूछा आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, अगर हम आइसोबार की बात करते हैं, तो आइसोबार आपसे कहता है कि अगर आप आइसोबार की बात करते हैं, तो आइसोबार कहता है कि आपका इस बार जो मास नंबर है ना वो सेम होने वाला है, और इस बार जो आपका एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होने वाला है। अच्छा जी, तो गड़बड़ कर देंगे सर, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। आप कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर अलग अलग कर दो और मास इक्वल कर दो, कहां मिलेगा, मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, इसका एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, सुनिएगा। 18 ग्राम पे आइएगा, आर्गन 18 नंबर पर है, इसका मास होता है 40 ग्राम। और कैल्शियम आ जाना, कैल्शियम होता है 20 नंबर पे आता है और इसका भी 40 ग्राम होता है। अब एक बात बताइए हमें कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है या नहीं, बोलिए हाँ या ना, है ना डिफरेंट। और इसका मास क्या है, सेम है कि नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट आइसोबार, इसको आइसोबार के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमने आइसोबार जान लिया है, पर कि आइसोबार है, आइसोटोप जान लिया। अब अगेन हम आपको पीडीएफ पे लेके आते हैं, जो पीडीएफ में हमें चीजों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर चीजें लिखी है, यहाँ पर आर्गन का हो गया, यह मिस्टेक है, पोटासियम नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम की बात करते हैं कि क्या थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम रहा, क्या कुछ चीजें रहा,
कैसे कैसे कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने कैसे सोचा कि अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा दिखता होगा, ये ऐसा दिखता होगा, दिस ऑल ऑफ व्हाट। मैं इसको यहाँ पर लेकर नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ के बताऊंगा, मैं आपको अपने नोट्स पे बताऊंगा, बिंदास तरीके से बताऊंगा, एकदम मस्त रहेगा आपका। बैकग्राउंड जरा इसका जो है ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक पे बहुत सारे मल्टीपल कलर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या फंक्शन है, कैसे जा रहा है, मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहला सवाल ये था कि भैया ये एटम दिखता कैसा है, एटम क्या है, नहीं एटम दिखता कैसा है। अच्छा जी, कैसा दिखता होगा एटम। तो अलग अलग साइंटिस्ट लोग अपना अपना विचार दे रहे थे, अपनी अपनी बातें बता रहे थे, एटम ऐसा दिखता होगा, एटम ऐसा दिखता होगा, है नहीं, एटम के बारे में ये चल रहा था कि एटम ऐसा दिखता है। तो उसी में एक साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। सबसे पहले साइंटिस्ट, बहुत प्यारे साइंटिस्ट हैं ये, सबसे प्यारे साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन। अब जे थॉमसन साहब एक दिन तरबूज खा रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना, तरबूज खा रहे होंगे, तरबूज खाते खाते उनको लगा अरे एटम तो ऐसा दिखता होगा, एटम तो ऐसा दिखता होगा। तो बेसिकली जे थॉमसन ने जो मॉडल का नाम दिया है, तो उस मॉडल में हमें ये बताया तरबूज के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तरबूज के बारे में, तो आप देखेंगे जैसे मान के चलिए कोई भी आप तरबूज लेते हैं, जैसे लेट बी सपोज की इस तरीके का हम लेते हैं, या इसको आप ऐसा ले लो, इस तरीके का, मान लो इस तरीके से लेते हैं, गोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर में जितने भी आपको बीज दिखते हैं वो सब माइनस चार्ज है। जो बीज है ना, बीज सीड्स, वो सब का सब माइनस है, और बाकी जो पार्ट्स आपको बीच में दिख रहा है, जो फ्रूट वाला पार्ट है, ये सब जो पार्ट्स है वो प्लस है। उनका ये कहना था कि ये सब जो पार्ट है वो प्लस है, ये बीच, और बाकी ये है। तो अब कोई लॉजिकल लगता है ये? तरबूज खाते खाते बताना और उसको करना। तो इसमें एमसीक्यू क्या पूछेगा कि भाई प्लम पनीर मॉडल में किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। तो इसमें क्या बताया? तो इसमें बताया जो सीड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव चार्जेस को, और बाकी जो फ्रूट का हिस्सा है वो बता रहा है पॉजिटिव चार्जेस को। लेकिन इससे बहुत आगे नहीं जा सकते हैं ना, इससे हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिल रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। आप एक बात बताइए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं पूछूं कितना नेगेटिव चार्ज है? हाँ, बात तो सही है। कैसे अरेंजमेंट है? ये भी बात सही है। प्लस माइनस में मिलने से न्यूट्रल हो जाता है, ये कैसे मेंटेन कर रहा है? ये भी बात सही है। प्रॉब्लम आ रहा है ना, क्रिएट हो रहा है ना चीजें। क्या नेगेटिव ऐसे ही फैला हुआ है जहां तहां फैला हुआ? आपका घर है तो क्या आपके घर में सामान जो है जहां तहां फेंक के रखते हैं? किचन का सामान किचन में रखते हैं, बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। बाथरूम का सामान बाथरूम में रखते हैं, बोलिए हाँ या ना? जहां टीवी रहना चाहिए वहीं टीवी रखते हैं। बेडरूम का सामान बेडरूम में रहता है, कि कहीं भी कुछ भी? तो प्रॉब्लम ये था। खैर जो भी हो, थॉमसन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरुआत किया, आपने सोचा इसके बारे में कि अच्छा इसको जो है हम इसको ऐसा सोच सकते हैं, एक सोच डेवलप की। इसके बाद अगले साइंटिस्ट जो आते हैं वो रदरफोर्ड आते हैं। बोलिए कौन से साइंटिस्ट आते हैं? रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया भाई साहब, उसको देखते हैं। रदरफोर्ड ने कहा कि थॉमसन साहब आपने जो बताया यहाँ पे कि ये बीच में ये जो सीड्स है ये नेगेटिव चार्जेज हैं, ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है हमें। और दूसरी बात ये कि आपने कहा कि इसकी जो फ्रूट वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव है, ये भी हमें शक हो रहा है। तो थॉमसन साहब ने कहा अच्छा हमें चैलेंज कर रहे हो तुम, चलो ठीक है तुम अपना करके देखो। साहब हम कहाँ चैलेंज करेंगे, आइए हम मिल के करते हैं, कोई बात नहीं। अरे ऐसा कोई बात नहीं हुआ, मैं अपने मन से बता रहा हूँ मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा। तो उनका रदरफोर्ड ने अपना एक ना असिस्टेंट लिया, और होता ही भाई, इनका भाई साइंटिस्ट लोग होते हैं, तो लगे इनका जो असिस्टेंट साइंटिस्ट था उनके साथ मिलकर इन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। घर पे गए होंगे, बीवी के गहने पड़े होंगे, उसमें से काद गहना ले लिया होगा और उसी पे एक्सपेरिमेंट कर दिया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली रदरफोर्ड ने इस्तेमाल किया था, यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स का। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है वो हमको समझा देते हैं। देखिए जो अल्फा पार्टिकल्स होता है उसका नेचर प्लस होता है। अल्फा पार्टिकल्स का नेचर कैसा होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव होते हैं ये। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं, और मैं कह रहा हूं कि नेचर में अगर पॉजिटिव है
और आगे भी कोई पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्सन क्रिएट करता है, दूसरे को दूर करने की कोशिश करता है। और अगर कोई प्लस है और दूसरा माइनस है, अट्रैक्शन होता है। तो ये नेचर है हमारा। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले काम किया। उन्होंने क्या किया, समझिएगा इसको, उन्होंने किया क्या इसको समझते हैं। उन्होंने एक जो है बीच में गोल्ड का फॉयल ले लिया, जैसे मान के चलिए यहां पर ले लेते हैं, यहां पर इस तरीके से, इस तरह से ये गोल्ड का फॉयल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ये गोल्ड का फॉयल ले लिया, गोल्ड फॉयल हो गया यहाँ पर, चलिए बढ़िया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको इस तरीके से इधर घेर दिया, इसको इस तरीके से यहां पर ऐसे घेर दिया। मैं बताऊंगा इसको घेरने का मतलब मकसद क्या है, कैसे किया गया है इसका, हालांकि ये वाला इधर आना चाहिए। अच्छा ये एक साथ नहीं है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे। देखो इतना ले लेते हैं, थोड़ा सा और दूर, इतना, हाँ अब ठीक है। इस तरीके से कोशिश करते हैं लेने का। और उसके बाद जो है इधर से अल्फा पार्टिकल भेजा, इधर से क्या भेजा, अल्फा पार्टिकल, इधर से बोला कि हम अल्फा पार्टिकल भेजेंगे, बोला भेजो भाई अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पर रखा अल्फा पार्टिकल भेजने का, बोला ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से भेजेंगे। इसको मैं आपको समझा के दिखाऊंगा, पूरा क्लियर करके बताऊंगा कि क्या कुछ जा रहा है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का। तो ये अल्फा पार्टिकल गया 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 यहाँ पर, इस तरह से इसको यहाँ पर भेजा। तो अब यहाँ पर ना जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फाइड का और या बाकी कुछ चीजों का यहाँ पर कोटिंग कर रखा था, जिससे कि हमें ये पता चल सके यहाँ पे कि जो रेज है, देखो दो बातें, हम जिसको भेज रहे हैं वो प्लस, बोलिए हाँ या ना। अब अगर इसके पास प्लस वाला नेचर होगा तो हमारे द्वारा भेजे गए रेज को क्या करेगा, ये दूर करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है। और अगर यहां पर नेगेटिव होगा तो वो दूर नहीं फेंकेगा। अल्टीमेट हमें यह जानना था कि वाकई में जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है। हमें यह पता करना था, रदरफोर्ड को यह पता करना था कि जो न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हैं, उसके बीचों बीच में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है। और उस इससे पहले तो, इस एक्सपेरिमेंट से पहले तो ये बताना भी मुश्किल था कि न्यूक्लियस नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि उस समय तक न्यूट्रॉन की भी खोज नहीं हुई थी। तो यहां से दो तीन बातें हम निष्कर्ष निकालेंगे, दो तीन बातें यहां पर हम पढ़ेंगे। तो यहां पर जब ये भेजा गया यहां पर, तो यहां पर जो है स्पोर्ट देखा गया, इन स्पोर्ट्स को यहां पर देखा गया, ये स्पोर्ट्स यहां पर आए, ये सारी चीजें यहां पर आई। तो बेसिकली यहां पर जो है ये क्या बताना था, अगर मैं आपको ओवरऑल पूरा अगर बड़ा करके बताऊं यहां पर, तो इन्होंने बताया कि देखिए ये बीच में N+P तो छोड़ दो, रदरफोर्ड के टाइम तक कुछ नहीं था, बीच में सीधे बोला कि देखो जी ये प्लस चार्ज होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। मैं ऐसे केवल नॉर्मल बना देता हूं, प्लस चार्ज होता है। और दूसरी चीज, जो एक चीज मैं यहां बता रहा हूं, यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए जो रे हम यहां से भेज रहे हैं, जो भी हम यहां से भेज रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि देखिए कोई 20,000 में से कोई एक है जो जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ पर वापस आ रहा है। कितना में, 20,000 या 18,000 रेंज में से कोई एक है, बाकी सबका क्या हो रहा है, तो बाकी सब देखिए ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, देखिए डिफ्लेक्ट कर दिया गया, ऐसे इधर भेज दिया। क्यों, क्योंकि ये प्लस है। जब ये प्लस गया घूमते घूमते, अरे वाह हम बढ़िया जा रहे, इधर से पहुंचा, कहाँ रहे तुम, तो बोला ये बोला कि हम बस हम जा रहे हैं, रदरफोर्ड साहब ने हमें भेजा है आगे घूम कर इन्वेस्टिगेट करके आओ। तो बोला कि तुम्हें पता नहीं मैं भी प्लस हूँ, तुम भी प्लस हो, अब प्लस प्लस दुश्मन होता, भागो यहाँ से। तो बोलता हम नहीं भागे, लड़ाई होता, मारता एक लात फेंक देता है उसको। तो प्लस प्लस दूर होता है। ये देखिए यहाँ पर आया, इसको इधर भेज दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से इधर भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है ना कि इस तरीके का है, और बाकी जो रेज होंगे वो सीधा निकल जाएगा। ये देखिए बाकी जो रे है सीधा निकल गया। तो यहां से कुछ बातें हमें पता चलती है। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहली चीज हमें यह पता चलती है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है।
साथ में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पता चल गया। दूसरी बात हमें ये पता चली कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम वैकेंट है, खाली है। क्यों खाली है? इसलिए खाली है कि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। हाँ बोलो भाई, न्यूक्लियस कैसा है? बहुत छोटा है न्यूक्लियस, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि बाकी खाली पड़ जाता है। बोले अच्छा, कितना खाली पड़ जाता है जो आप बता रहे हो छोटा है? बोले एग्जाम्पल दो, फिर समझेंगे। बोले एग्जाम्पल दे, आइए एग्जाम्पल आपको देते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। क्या दिया? एक एग्जाम्पल दिया, सुनकर हैरान हो जाओगे। एग्जाम्पल कहा, साहब क्रिकेट का बॉल ले लीजिए। कैसा होता है क्रिकेट का बॉल? बोला हाँ, क्रिकेट का बॉल हाथ में आ जाएगा, पॉकेट में आ जाएगा, आ जाएगा। बोला अगर क्रिकेट के बॉल को मैं न्यूक्लियस मान लूं, मेरे पास ध्यान सुनना, अगर मैं क्रिकेट के बॉल को न्यूक्लियस मान लूं, यहां पर मैं क्रिकेट का बॉल अगर यहां पर रख दूं और ये अगर न्यूक्लियस है, लेट मी सपोज ये न्यूक्लियस है, तो इतने बड़े न्यूक्लियस के लिए एटम का जो साइज होगा, आप कितना अनुमान लगा सकते हो? सोचो माइंड में, मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं। अपने माइंड में सोच के रखना कि अगर क्रिकेट का बॉल न्यूक्लियस है, बीच में रख दिया तो कितना बड़ा एटम होना चाहिए। बस 10 सेकंड होने वाला है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कि अगर एक क्रिकेट के बॉल को हम लोग लेंगे तो हमारा जो एटम का साइज है पता कितना होगा? चौंकना मत बताऊंगा तो। इसका रेडियस 5 किलोमीटर होगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। यहां पर मैं खड़ा हो गया, मतलब ये नीचे मेरे हाथ में क्रिकेट का बॉल है। यहां से बाउंड्री जाने में 5 किलोमीटर, कहीं भी कोई भी बाउंड्री 5, क्या बात करते हैं सर, 5 किलोमीटर बाउंड्री जाने में? इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा ग्राउंड है, स्टेडियम का है क्या? तो पूरा फील्ड हो गया। जी हाँ, 5 किलोमीटर। मतलब अगर बीच में एक ऐसा बड़ा स्टेडियम चाहिए, इतना बड़ा स्टेडियम चाहिए कि बीच सेंटर में से बाउंड्री पर कहीं भी जाएं आप, 5 किलोमीटर लगे, मतलब रेडियस 5 किलोमीटर। इतना बड़ा एटम जब होगा ना, तब जाके क्रिकेट का बॉल उसका उतना बड़ा न्यूक्लियस होगा। आप बताइए कि उतने बड़े स्टेडियम में, उतने बड़े फील्ड में, क्या वो क्रिकेट का बॉल नजर आएगा कहीं से आपको? बताइए, नहीं आएगा ना। तो आप नहीं कह सकते हैं कि अगर इतना बड़ा एटम हम लेंगे और क्रिकेट का बॉल अगर न्यूक्लियस होगा, तो भाई जो रे आप भेज रहे हो, जो भी रे भेज रहे हो, तो ऐसा ही खाली सर्ट 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 बाहर निकल जाएगा। इतना छोटा बॉल है कि उसमें से कुछ ही टकरा पाएगा, यही होगा ना। और वही रदरफोर्ड ने दिया। तो रदरफोर्ड ने, ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंट, ये बोलेगा तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। ये था रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये दिया। अब वो एक मॉडल उन्होंने दिया। क्या दिया? उन्होंने एक मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने क्या दिया? एक मॉडल दिया, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम कर दिया रदरफोर्ड ने, जिसकी वजह से नील्स बोर को आना पड़ा। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया वो ऐसा मॉडल दिया, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि देखिए, उन्होंने ऐसा कहा कि देखिए, ये अपना n प्लस पी है, मतलब पी एन तो है था ही नहीं यार उस समय, एन तो बेकार में लिख रहा हूं। उन्होंने कहा बीच में देखिए प्लस है। बोला हाँ प्लस है। बोला रदरफोर्ड साहब एवरीथिंग इज ओके, हम आपकी बात से सहमत हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, यही कहना चाह रहे हो ना? बोला हाँ। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, आई एग्री विथ यू, यही कहना चाह रहे हो ना? बोला हाँ। बोला उसका चार्ज प्लस होता है, यही कहना चाह रहे हो ना? बोला हाँ। बोला भाई साहब अब ये बता दो इसमें निगेटिव चार्ज का क्या हिसाब किताब है? थॉमसन साहब ने कहा था कि तरबूज का जो बीज होता है वही निगेटिव है, आपका क्या फंडा है, आप क्या इसमें बताते हो? तो रदरफोर्ड ने कहा कि देखिए, इस पे जो निगेटिव चार्ज है वो स्पाइरल पाथ पे मूव करता है। कैसे मूव करता है? स्पाइरल पाथ पे मूव करता है, इस तरीके से मूवमेंट है इसका। तो भाई अगर ये स्पाइरल पाथ पे मूव करता है, तो अगर मैं इनको एज्यूम करके चलूं, इनको मान के चलूं कि ठीक है जी, अगर ये मान के चलिए यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है, सो भाई कहीं तो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब ये इस तरह से स्पाइरल पाथ पर मूव करेगा तो इसका एनर्जी कंज्यूम होगा। जब इसका एनर्जी कंज्यूम होगा
तो भाई ये अगर ये गिर गया न्यूक्लियस में आके तो प्लस और माइनस मिलके तो न्यूट्रल हो जाएगा। हेलो, प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसा ही प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा तो आप एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ये? दुनिया में कोई भी चीज एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इज इट पॉसिबल? सोच के देखिए ना आप ही, अगर दुनिया में सारे इलेक्ट्रॉन और सारे प्रोटॉन मिक्स हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन सारे प्रोटॉन मिक्स हो जाते हैं, अब मिक्स होके है ना, और उसके बाद न्यूट्रल होते जाते, तो ये ईंट मकान घर हवा कहां से दिखाई देता भाई? कुछ नहीं दिखाई देता। सो ये जो एजम्पशन था, एवरीथिंग इज ओके, बट ये जो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पे मूव कर रहा है, क्यों मूव करेगा? है ना प्रॉब्लम वाली बात। और ये एमसीक्यू में पूछेगा यहां पे कि व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, उसमें क्या इशू था? तो अगर कुछ ऑप्शन इससे रिलेटेड आएगा तो आप जवाब दे देना, मैं ये बता रहा हूं। तो ये चीजें यहां पर प्रॉब्लम हो गई, इसको सुधारने के लिए कौन आए? नील्स बोर। कौन आए? नील्स बोर आए। नील्स बोर ने कहा कि हम रदरफोर्ड के मॉडल को सुधारेंगे। अच्छा जी, आप रदरफोर्ड के मॉडल को सुधारोगे, सुधार के दिखाओ। तो नील्स बोर ने कहा कि भाई साहब देखिए, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, हम क्या है कि इसका खाली अपडेट कर देंगे, जहां इसकी कमी है उसको हम ठीक कर देते हैं। बोला कैसे ठीक करोगे ये तो बताओ। बोला अभी बताते हैं कैसे हम ठीक करेंगे। बोला देखो मैं कैसे ठीक करूंगा। बोला बताओ। बोला देखो, बीच में ना हम प्लस दे देंगे। बोला ठीक है, मान लिया तुम बीच में प्लस दे दोगे, फिर क्या करोगे? बोला अरे सुनिए तो सही, आप तो बिल्कुल ही गुस्सा हो रहे हैं। बोला ठीक है बताते जाओ। बोला देखो, हम ना एक ऐसे करके पहला एक ऑर्बिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्बिट बनाएंगे, जिसका नाम देंगे के सेल। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, यानी कि हमने बांट दिया कि शुरुआती में है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी, कोई झगड़े वाला बात नहीं, कोई झंझट वाली बात नहीं, बिंदास चलेगा। बोला अच्छा। बोला एक और ऑर्बिट बनाएंगे हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एक और ऑर्बिट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एल सेल। ठीक है, एल सेल। और एल सेल में बोला कि इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोला 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा। बोला देखिए प्रॉब्लम यही था ना आपका कि ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा आएगा आएगा, गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे हम ये काहे गिरने देंगे भाई? क्यों गिरने देंगे? हम आपको बता रहे हैं ना कि ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मस्त तरीके से रहेगा, बिंदास रहेगा। उसका अगला लेवल, ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं के सेल के इलेक्ट्रॉन की, उससे ज्यादा एनर्जी एल सेल वाले का रहेगा। हम एक और सेल बनाएंगे। बोला कैसा बनाओगे? बोला अभी हम बनाते हैं। बोला एक और सेल बनाएंगे, देखो ऐसे करके और भी सेल जितना रिक्वायर होगा बनाएंगे, और इसका नाम रखेंगे एम सेल। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 8, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है। बोला मॉडल तो सही लग रहा है तुम्हारा नील्स बोर। लो बोर साहब, आपका मॉडल तो सही लग रहा है, ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है मुझे। बोला नहीं, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको अपडेट किया है। हमने इसको क्या किया? अपडेट किया। तो इसीलिए हम यही पढ़ते हैं, केल सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, हम यही अब तक पढ़ते आते हैं, यही फॉर्मेट हम क्रिएट करते हैं, और इसी को सिस्टम में हम ला रहे हैं यहाँ पर नील्स बोर का, जो उन्होंने नील्स बोर ने दिया सिस्टमेटिक तरीके से। अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको रेडिएशन के बारे में बता देता हूँ कि रेडिएशन होता क्या है। यहां तक समझा दिया तो रेडिएशन ही बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसमें ले आऊंगा। बेसिकली देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, और आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडिएशन का जब हम टर्म बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन, तो जो एनर्जी लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ बताइए एनर्जी लेवल। देखिए जो के सेल की एनर्जी है, जो एल सेल की एनर्जी, जो एम सेल की एनर्जी है, वो अलग अलग होती है। कैसा होता है? अलग अलग होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बाहर से हमें एनर्जी मिल जाता है। अब मान के चलिए कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, अब वो है के सेल में, क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया। मैं ऐसे बना देता हूं, ये है के सेल, ये है एल सेल, के सेल और एल सेल। अब यहां पर क्या हुआ कि इसको एनर्जी मिल गया, और जैसे एनर्जी मिला तो ये जंप करके चला गया एल सेल में।
कहाँ चला गया जंप करके? एल सेल में। सबने समझाया कि देखो बाबू, अपना गांव घर अपना होता है, भले ही तुम्हारे पास पैसा आ गया, मोह माया मत करो, हमारे के सेल के ऑर्बिट में रहने के लिए इतना एनर्जी काफी है, क्यों उछल कूद मचा रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? बोलो नहीं, तुम लोग के पास पैसा नहीं है इसलिए तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। अरे हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी आया भाई। देखो तो पैसा आ जाता तो औकात में बदल जाता आदमी का, वही वाली बात है। और बोला हम स्टैंडर्ड जगह रहेंगे, हम अपर वाले सेल में जाएंगे, एल सेल में जाएंगे यहाँ पर। बोला तुम्हारी मर्जी भाई, चले जाओ। ये उछल कूद करके पहुंच गया यहाँ पे, पहुंच गया एल सेल में एकदम बिंदास तरीके से। अब तो भाई हम प्रमोशन हो गया के सेल से एल सेल में। और जब वहां पर जाता है तो देखता है कि अरे ये क्या, एल सेल में जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, एल सेल में जो रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तो अलग ही हिसाब किताब है। मतलब उनका एनर्जी लेवल इससे बहुत अलग है, उनका स्टेबिलिटी बहुत अलग है। तो इसको वापस जो है अपना गांव याद आने लग जाता है और कहता है कि यार हमारा गांव ही सही था, हम क्यों यहाँ पर आ गए यहाँ पे। तो फोन लगाता है, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो पापा, अरे क्या बताएं, हम आप सही बोल रहे थे, हम आ तो गए हैं लेकिन ऐसा है ना कि यहाँ पर ना हम मन नहीं लग रहा है, यहाँ स्टेबल नहीं हो पा रहे, बड़े अमीर अमीर लोग हैं। तो उसका पापा बोलेगा, हम तो पहले ही तुम्हें बोल रहे थे कि तुम बेवजह से उछल कूद मचा रहे हो, गांव घर वाला भी अब तुमको घुसने देगा गांव में? हैं, एक काम करो, जितना हमारा रिक्वायर्ड एनर्जी है उतना रखो और बाकी बाहर ही निकाल दो, फालतू लेके आओगे गांव वाला घुसने नहीं देगा। तो ये क्या करता है, बैक करता है। ये क्या करता है, बैक करता है। तो जितना एनर्जी इसके पास रिक्वायरमेंट है के सेल में उतना रख लेता है और फालतू एनर्जी को बाहर रिलीज कर देता है। तो जो एनर्जी रिलीज करता है कई बार कलरफुल होता है, जो कलर में दिखता है, कई बार नहीं दिखता, इनविजिबल होता है। और इसी फेनोमेनन को रेडिएशन के नाम से जानते हैं। क्या इसको बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं इसको, कि रेडिएशन हो रहा है यहाँ पर। तो रेडिएशन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये अपना क्या है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन में आपने समझा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, एक्साइटेड होकर चला गया। तो जब कोई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहां जान, आप पता इतना सारा काम कितने टाइम में होता है, 10⁻⁸ सेकेंड में। ये कोई टाइम है? 0.000000 लगाओ, 8 7 0 लगाओ, फिर 1 लगाओ, इतना सेकंड में होता है। कितना फास्ट काम होता होगा सोचो। तो ये रेडिएशन का पूरा प्रोसेस है। तो अगर नीचे वाले का एनर्जी जो है, अगर मैं E1 मान लेता हूं और इसकी एनर्जी E2 मान लेता हूं, तो बेसिकली यहाँ जो डेल्टा E निकलेगा वो कैसा निकलेगा, E2 - E1। और यही जो एनर्जी होती है जो बाहर निकलती है, यही रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है। तो आई होप आपको ये रेडिएशन समझ में आ गया होगा कि रेडिएशन क्या हिसाब किताब है। देखो मैं वो ढंग से पढ़ा रहा हूँ, मजेदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे ही हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे। जो हमारा कोर्स है, जो आपको हमारे ऐप में दिख रहा है, जो हमारा कोर्स दिख रहा है, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा, पूरा सिलेबस मिलेगा, मजा आ जाएगा। अभी उसमें जाएंगे, आराम से परचेज कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है या कोई इशू आ रहा है, मेरा जो नंबर है ऐप में ही साइड कॉर्नर में व्हाट्सअप का आइकॉन है, उसको दबाइए, हमसे कांटेक्ट आपका हो जाएगा। डायरेक्टली हमारा नंबर 9643480201 कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्ट जो भी इशू है मुझे बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, या ये कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम आ रहा है, या ये शो नहीं हो रहा, तो हम आपको अपडेट कर देंगे कोई ऐसी बात होगी तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस अंदाज में मैं पढ़ा रहा हूं, इससे कहीं और एकदम मस्त होके मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ाया। मजा आ जाएगा पढ़ के एकदम से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लगेगा ही नहीं, केमिस्ट्री लग गया, कहानी चुटकुला इंटरेस्टिंग ये वो गाना गा गा के पढ़ाया यार। मतलब मेरा मानना है कि कब तक हम बोरियत तरीके से पढ़ेंगे, फील कीजिए थोड़ा, रिलैक्स कीजिए थोड़ा। चलिए यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पे ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हो तो यहां पर जो अपना है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया यहाँ पर कि थॉमसन मॉडल कैसा बता दिया मैंने। देखिए इस तरह से ये सारी चीजें बता दिया, गोल्ड फॉइल का एवरीथिंग सब बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब कौन सा बच गया, ड्रॉबैक, रदरफोर्ड मॉडल, एवरीथिंग जो ओके क्लियर। आगे बढ़ेंगे, ये सब बता दिया है, आइसोबार, आइसोटोप, सारी चीजें क्लियर कर दी।
ओके, अब आगे, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स दैट रेडिएशन पोजेज बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पर क्या मैंने बोला कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन समझा दिया मैंने, तो जो रेडिएशन होता है वो वेव प्रॉपर्टी में भी जाता है और पार्टिकल नेचर में भी जाता है। तो क्या होता है वेव का, क्या होता है पार्टिकल का, ये भी हम आपको बताएंगे। बिंदास, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर से वापस यहाँ पर आएंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वगैरह बताने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह सब हम बताएंगे। आप बिंदास, टेंशन मत लेना, वेवलेंथ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे और बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। मजा आएगा पढ़ने में, आपको घबराना नहीं है इसमें, क्योंकि इस चैप्टर में जो है, सब चैप्टर की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर इस चैप्टर को, मतलब मैं इस अंदाज में पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने पढ़ा है बहुत टीचरों से, बहुत बोरियत सा लगता है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा लगता है कहानी सुन रहे हैं, ऐसा नींद आ जाता है। लेकिन क्या हमारे वीडियोज में आपको नींद आ रहा? नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से फील किया है और वो चीजें आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई अगर मैं एक टीचर हूँ और मेरे पढ़ाई गई चीजों से आपका, मतलब कोई भी टीचर है वो पढ़ा रहा है, ठीक है, और विद्यार्थी को उसमें अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा सब कितना समझ में आ रहा है, ये सेकेंडरी चीज है कि कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। सबसे पहली चीज कि वाकई में कोई अगर अच्छा टीचर है तो वो उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उस विद्यार्थी के मन में कितना इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मैंने इस सब्जेक्ट के लिए आपके मन में इंटरेस्ट डेवलप कर दिया तो आपका माइंड इधर उधर भटकेगा ही नहीं, और जब इधर उधर नहीं भटकेगा तो आपको अच्छा लगेगा, और जब आपको अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आप फिल्म देखते हैं जबरदस्ती देखते हैं या इंटरेस्टिंग होता है तब देखते हैं, मुझे बताइए। और जब कोई आपकी मनपसंद फिल्म होती है तो उसमें कितने दिनों तक आपकी बातें याद होती है? ये बहुत सारे फिल्में अभी तक आपको याद है, क्यों? क्या आप रट रहे थे, हीरो का नाम ये है, हीरो का नाम ये है, हीरो का नाम ये है, हीरो इतना भाई है, हीरो इतना भाई है, हीरो यहां रहता, हीरो वहां रहता, हीरो रटा आपने? नहीं रटा ना, तो यहां पर क्यों रटोगे? क्यों ना हम पढ़ाई को भी ऐसे ही बना दें। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लेना है, जैसा भी लेना है, मिलेंगे अगले पार्ट में इसके। यहां तक यही हमारी सेवा रहेगी। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक पार्ट में आपको नए नए कंटेंट, नई नई चीजें हम आपको देते जाएं और इस तरीके से हम आपको डील करें, इस तरीके के हम आपको पढ़ाएं कि 90 एबव तो खैर मेरे बैच में आता ही आता है, 95 आ चुका है मेरे बैच में, एक बार नहीं कई बार आ चुका, 90 एबव नंबर आते रहता है। अभी फिर एग्जाम हुआ, फिर आएगा, आपके बैच में भी आएगा। तो ये ऊपर वाले की विशेष कृपा है। केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया नंबर आता है, फिजिक्स में भी आता है, मैथ में भी आता है। पिछली बार अभी मैथ में 97 एक लड़के का आया था। इंग्लिश का कोर्स एक हमसे ली थी लड़की, उसका 93 आया है ना। तो ऐसे करके बड़ा अच्छा लगता है। सब मैंने शॉर्ट्स में वीडियो डाल रखा है, अब जाएंगे यूट्यूब पे तो शॉर्ट्स में सब डाल रखा है मैंने। ये मैं कोई बातें बनाकर ये हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। तो खैर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक जो है मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और इसका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको उस पर दे दूंगा, ऐप में ही दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ का लाभ ले पाएंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।